डोंट यू सी दैट देयर इज अ लोअर यूटीआई और अपर यूटीआई? क्या अपर यूटीआई के अंदर नाइट्रोफिलिटाइन काम करता है? सपोज पेशेंट पाइलोनेफ्राइटिस का है, तो क्या उसमें नाइट्रोफिलिटाइन काम करता है? आई वांट इनपुट फ्रॉम यू, यू नो इट और यू डोंट नो इट. सो दिस आर द मिसिंग थिंग्स, है ना? ये मिसिंग चीजें हैं, ये किताबों में कहीं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखी है. और ये कंसेप्शन जो अभी आप कर रहे हो ना, ये आगे करते चले जाओगे, जीवन भर करते चले जाओगे, तो इट इज राइट टाइम अगर हम इस चीज को समझे, क्योंकि ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है. कहीं फार्माकोलॉजी है उसकी, कहीं माइक्रोबायोलॉजी है, कहीं आपकी खुद की साइंस है, जैसे ऑप्थेल वाले हैं या गायनी वाले हैं, वो अपना हिसाब से, मतलब दिस इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच. लेकिन इन सब पे कौन भारी है? इन सब पे भारी है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल मानते हैं. क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब आप पढ़ के निकल जाते हैं मेडिकल कॉलेज से, तो हमारा सबसे बड़ा टीचर एंटीबायोटिक का कौन होता है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. ये कठोर सत्य है, क्योंकि अगर दिन में 10 बार कोई आपको एंटीबायोटिक रिवाइज करा रहा है, तो वो कौन होता है? मार्केट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. और वो जो बोलता है वो सत्य बोलता है, सही बोलता है, लेकिन सिलेक्टिव सत्य बोलता है. वो ये कहेगा यूटीआई के लिए नाइट्रोफिलिटाइन काम करती है. आप देखोगे भी कल्चर की रिपोर्ट के अंदर नाइट्रोफिलिटाइन सेंसिटिव आता है, आप लेना शुरू कर दोगे. लेकिन आपके पास आईडीएसए की गाइडलाइन पढ़ने का टाइम नहीं होता है. क्यों पढ़ेंगे आईडीएसए गाइडलाइन? 400 पन्ने की आईडीएसए की गाइडलाइन आती है, उसको हम क्यों पढ़ेंगे? उसमें लिखा है कि नाइट्रोफिलिटाइन का टिश्यू पेनिट्रेशन अच्छा नहीं है, इसलिए अपर यूटीआई के अंदर नाइट्रोफिलिटाइन का इस्तेमाल नहीं करना है. ठीक है? तो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, हर आदमी अपने हिसाब से एंटीबायोटिक लिख रहा है और वो लिखता चला जा रहा है. और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी एंटीबायोटिक बने हैं, देखिए बिल्कुल साइंटिफिक लेक्चर नहीं है मेरा, बहुत कुछ सोशल बात करूंगा मैं, उसमें साइंटिफिक टर्म्स को डालूंगा. क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मन की बात में कहा कि हिंदुस्तान में मैं चाहता हूं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के सामने के लिए कुछ उपाय सुझाए लोग, हम लोग की कम्युनिटी सुझाए. और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होगा, रुपीज नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी एंटीबायोटिक नहीं बनाता है. आज जितने भी एंटीबायोटिक है, हमने कुछ नहीं बनाया है. अगर आप फार्माकोलॉजी की केडी त्रिपाठी की किताब देखेंगे, 7200 ड्रग्स है उसके अंदर, हमने 3 या 4 बनाई. एक सेट्रोमा बनाई है सहेली, वो भी चली कुछ दिन नहीं. हम लोग क्या है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, हमारे यहाँ ये एंटीबायोटिक यूज करते हैं. आप बड़े कंसल्टेंट बन जाएंगे एमडी मेडिसिन, आपको देखकर एमबीबीएस डॉक्टर्स, उनको देखकर बीएमएस डॉक्टर्स, और हर कोई अपने आप को एंटीबायोटिक देना शुरू कर देगा. और अल्टीमेटली वो एंटीबायोटिक का प्रेशर बढ़ेगा और वो एंटीबायोटिक कुछ दिन बाद जाकर रेजिस्टेंट हो जाएगा. तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स करके कोई कंपनी अगर एक मॉलिक्यूल बनाती है, तो वो करती है उसको 20 साल के लिए पेटेंट. और कोई जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल, उसने दवाई सोची, वो सक्सेसफुल, उसको सक्सेस मिल जाए. हो सकता है क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो जाए, हो सकता है पेपर का कांसेप्ट जो पेपर पे हो वो होता नहीं हो, फिजियोलॉजिकली एक्सेप्ट नहीं हो रही हो ड्रग. तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ये सारी कंपनी को समझ में आ गई कि हम मॉलिक्यूल बनाएंगे, बिलियन ऑफ डॉलर उसमें इन्वेस्ट करेंगे, हमें रिटर्न कुछ भी नहीं मिलना है. थोड़ी देर बाद ये सारे एंटीबायोटिक क्या होने वाले हैं? रेजिस्टेंट. तो ये समस्या होने का, इससे हमें बचना है तो क्या है, उन्होंने शुरुआत करी प्रिवेंशन, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल. आज सारे वेस्ट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर वो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, बनस्पत इसके कि कोई नया एंटीबायोटिक खोजा जाए. और ये हम सब जानते हैं कि अभी कोई भी नया एंटीबायोटिक पाइपलाइन में नहीं है. पाइपलाइन में होगा तो 10 साल बाद बन के हमारे पास सामने आएगा. आज कोई भी एंटीबायोटिक हमारे पाइपलाइन में नहीं है, मतलब पाइपलाइन कोई नया एंटीबायोटिक नहीं आ रहा है. जो एंटीबायोटिक है उन्हीं से हमें काम चलाना है. तो वेस्ट गवर्नमेंट ने तो एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया. हिंदुस्तान में क्या है, गवर्नमेंट में जो सप्लाई हो लिखना, ठीक है. अब आप यहाँ हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल देखिए, जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं उनकी माइक्रोबायोलॉजी और एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम ऊपर रखते हैं हमेशा. क्यों? क्योंकि उनको वेस्ट केयर देनी है, उनको मालूम है जो वेस्ट कर रहा है वही हम कर रहे हैं. तो इंडिया के अंदर भी जो थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है ना अस्पतालों में, तो आप में से अगर जो कोई कॉर्पोरेट में काम करेगा तो आप देख लेंगे क्या कि वहां पर एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप है. वो आज के
के इस लेक्चर में हम यही जानना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप क्या है। फिर आपको लगेगा सर ये तो केवल कॉर्पोरेट में कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। नहीं, हम भी कर सकते हैं, उसके बेसिक्स जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज मुझे बताइए कि ये जो प्रॉब्लम है, एक आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा कि आज हमें कहा जाएगा कि हायर एंटीबायोटिक्स मत लिखो, लोअर लिखो। क्यों लिखें? क्या इतनी बड़ी दुनिया के अंदर जहां सब लोग कोई रूल नहीं मान रहा है, केवल मेरे रूल मानने से क्या कोई समस्या खत्म हो जाएगी? ये आएगा ना क्वेश्चन, आपके दिमाग में आएगा। मैं बोलता हूँ एक पेशेंट आया, जैसे मान लीजिए ऑर्थोपेडिक्स के अंदर एक कान सर्जरी है, तो आप एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस में कौन सा एंटीबायोटिक देते हैं? यस, एनी ऑर्थोपेडिक। मान लीजिए स्पाइन की सर्जरी है, या मान लीजिए कोई इम्प्लांट डालने वाले हैं, पेशेंट क्लीन है, घर से आया है, एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस में एक एंटीबायोटिक देते हैं कि नहीं देते? एनी ऑर्थोपेडिक प्लीज कम फॉरवर्ड। कौन सा एंटीबायोटिक देते हैं, कितने ड्यूरेशन के देते हैं और क्यों देते हैं? प्लीज देखिए, अगर आप नई बात करेंगे तो मेरे लिए स्लाइड्स पढ़ना है, आसानी से स्लाइड पढ़ लूंगा, है ना। मैं हम ये उम्मीद करने लगते हैं कोई पीजी स्टूडेंट है तो कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए, आपका रोज का काम है ना। प्लीज एनी ऑर्थोपेडी, फिर मुझे पूछना पड़ेगा, हर चीज में मतलब मुझसे पूछना पड़ेगा। यार कौन है ऑर्थोपेडी, कौन है? अच्छा चलिए, जनरल सर्जरी का पीजी कोई है? एनी जनरल सर्जरी पीजी? एनीवन? क्या नाम है? दिलीप, ये अटेंडेंस लेता है। दिलीप, हाँ दिलीप। ये प्रैक्टिस चाहिए। दिलीप, ऑर्थो का पीजी है, कोई जनरल सर्जरी का पीजी है? ऑर्थोपेडिक्स का पीजी? आप आई एस प्लीज कम फॉरवर्ड। नहीं, आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ठीक रहेगा। कौन सा आप कौन सा एंटीबायोटिक आपके सीनियर साहब को लिखने के लोग हैं? यस प्लीज कम फॉरवर्ड। है अमीका सिंह। अमीका सिंह, केवल अमीका सिंह नहीं, आप प्लीज डोंट टेक जेनेरिक नाम करिए। है सेफ ट्राइजोन देते हैं, तो ये सेफ ट्राइजोन देते हैं सारे पेशेंट में। कई लोग ऐसे होते हैं जो टैक्सन शुरू करते हैं, नहीं हम सेफ ट्राइजोन सॉरी से इमिपेनेम से शुरू करते हैं। तो देयर आर पीपल्स हु स्टार्ट विद वेरी हायर एंटीबायोटिक्स, दैट शुड नॉट बी डन। देखिए, अगर अस्पताल में अगर एंटीबायोटिक का सबसे ज्यादा मिसयूज होता है ना, तो सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में होता है। तो मेरा सवाल पे मैं आ रहा हूँ आपके पास सामने कि अब ये सोचेगा कि सर उससे सेफ्ट्राइजोन लिखवा रहा है, मैं इमिपेनेम क्यों ना लिखूं? इमिपेनेम से ग्राम पॉजिटिव भी कवर होते हैं, ग्राम नेगेटिव भी कवर होते हैं और एनोड भी कवर होते हैं। मैं इमिपेनेम क्यों ना लिखूं? ये दिमाग में आएगा। क्या मेरे अकेले के से नहीं लिखने से ये समस्या खत्म हो जाएगी क्या? आंसर इज दैट दिस प्रॉब्लम इज डेफिनेटली ग्लोबल, बट इट्स सॉल्यूशन इज लोकल। ये मेरी बात पर आप विशेष कर ध्यान दीजिए। अगर आपकी धारणा ये है कि एंटीबायोटिक हम कुछ भी यूज करें, जब पूरी दुनिया वो यूज कर रही है, तो ये समस्या, ये प्रॉब्लम मेरे अकेले से बदल जाने से नहीं होगी। अगर आपकी ये धारणा है तो ये गलत है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट फैक्ट। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉब्लम इज ग्लोबल बट सॉल्यूशन इज लोकल, बिकॉज आपके जो बैक्टीरिया हैं वो लोकल है। आप याद रखिएगा, जो आपके बैक्टीरिया हैं वो लोकल हैं, वो हमारी ही तरह जीवित हैं। दे आर नॉट एनीथिंग लाइक नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर लिविंग। थर्ड थिंग, दे आर सीनियर्स, वो हमारे सीनियर्स हैं। 40,00,000 years before coming to this as an earth, as a planet, this was a ball of fire. Then what happens? पानी गिरा, फिर क्या हुआ? ब्लू ग्रीन एल्गी आई, फिर क्या है? प्रोकैरियोट्स आए, और 40 लाख साल बाद मनुष्य आए। वो हमसे 40,00,000 years सीनियर है। They have that capacity of developing antibiotic resistance. Seniors are always smart. ये आप समझते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक साल भी हमसे कोई सीनियर अगर सीनियर है, उसको वो चीजें मालूम होती है जो हमें नहीं मालूम होती है। वो हमसे 40 लाख साल पुराने हैं।
सो बैक्टीरिया आर लोकल, इंडेक्स का जो माइक्रोफ्लोरा है वो इंडेक्स का है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए अगर हम कोई डिसिप्लिन यहां बनाएंगे तो उस डिसिप्लिन का रिजल्ट हमको यहां मिलेगा। तो ये वो जो लोग सोचते हैं कि मेरे अकेले बदलने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, उल्टा मेरी स्वायत्ता खत्म हो रही है, मुझे एंटीबायोटिक लिखने से रोका जा रहा है, उनका सोच गलत है, उन्हें सोच बदलना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस पॉइंट्स को एक एक तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो दिस इज ए सिनेरियो व्हिच इज ग्लोबल, दिस इज ए प्रॉब्लम व्हिच इज लोकल, बट द सॉल्यूशन इज लोकल। पहली स्लाइड का पहला ज्ञान, इसका सॉल्यूशन क्या है? लोकल। हम बदलेंगे, हमारा अस्पताल का माइक्रोफ्लोरा बदलेगा। हम कैसे बदलेंगे? सही पेशेंट को सही एंटीबायोटिक सही डोज पे सही टाइम पे सही ड्यूरेशन पे देना, दैट इज द ओनली द कोर एंड पिलर ऑफ एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप। सो हमें कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सो पॉलिसी बनने से क्या होगा? हमारा जो माइक्रोफ्लोरा है, जो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आप एंटीबायोटिक प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर वो प्रेशर सस्टेन होगा, और वो जो अपनी चालाकी करते हैं, बैक्टीरिया चालाक हैं। अब आपने जैसे कोई मॉलिक्यूल जैसे बीटा लैक्टम बनाया, वो बीटा लैक्टमेज बना लेंगे। आपने ऐसी ड्रग बनाई जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर जाके काम करती है, वो अपने रिसेप्टर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे। आपने ऐसा मॉलिक्यूल बनाया जो सेल के अंदर जाके काम करेगा, वो ईएसबीएल हो जाएंगे, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज, वो पंप बना लेंगे, एंटीबायोटिक उठा के बाहर फेंकने लगेंगे। दे आर सीरियस, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग अपनी जेनेटिक मेकअप अपने से आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं। पिता के जीन्स बेटे में जाते हैं, बेटे के जीन्स उसके बेटे में जाते हैं। यही पढ़ा हमने। बैक्टीरिया में लिटरल ट्रांसफर भी होता है। खुद तो वो चीज को एक्वायर करेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म एक्वायर करेंगे, लेकिन उस रेजिस्टेंस का जीन लिटरली में ट्रांसफर करेंगे, अपनी पूरी कॉलोनी के अंदर ट्रांसफर करेंगे। सो उनके अंदर रेजिस्टेंस मैकेनिज्म का ट्रांसफर वर्टिकल भी होता है, लिटरली होता है। पढ़ा है आपने प्लाज्मिड के थ्रू जीन्स जाते हैं, है ना, कंजुगेशन के थ्रू जाते हैं, ये सब पढ़ा है आपने। सो इफ अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? सी दिस इज द पेशेंट, ये जेंटलमैन एडमिट हुआ टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए। अब इस टोटल नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी सीखने के लिए ऑर्थोपेडिशियन की आधी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन हुआ क्या? उसने बहुत अच्छी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करी, जितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम में करना चाहिए उतने टाइम में करी, टेक्निकली वो बहुत अच्छी करी। लेकिन इस पेशेंट को क्या हुआ? हॉस्पिटल का एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया, जो इस हॉस्पिटल का माइक्रोफ्लोरा है उससे वो इन्फेक्टेड हो गया। कारण कुछ भी हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है यहाँ पर टर्मिनल क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो रही हो सकता है प्रॉपर हैंड हाइजीन नहीं हो रहा हो सकता है कि किसी भी दूसरे कारण से जो हेल्थ केयर वर्कर है वो कुछ ऑर्गेनिज्म के कैरियर्स हो और उन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया हो। तो आपकी सर्जरी लगी हुई पुणे में, और इस हॉस्पिटल इस पेशेंट को मारा किसने? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में। जैसे एस्केप के नाम से हम जानते हैं, क्या क्या नाम होता है? एंट्रोबैक्टर, स्टेफिलोकोकाई, क्लेप्सिला, सुडोमोनास और इकोलाई। ये 5 तरह के जो बैक्टीरिया हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एस्केप, है ना। ये यूजुअली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, इनके सभी क्लास ऑफ मॉलिक्यूल से ये रेजिस्टेंट होते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं। So this lady is asking, what happened to you? The hospital staff did this to you. लोग तो यही सोचते हैं कि ये जो हालत हुई है इस पेशेंट की, वो किसके कारण हुई है? वो सर्जन के कारण हुई है, जिसने टोटल नी रिप्लेसमेंट किया था उसके कारण हुई है, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? उस हॉस्पिटल के अंदर जो डिसिप्लिन है एंटीबायोटिक लिखने का, वो लॉस्ट है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट इज दिस, ये आप देख लीजिए जो प्रॉब्लम होती है। देखिए, अगर हमने डिसिप्लिन नहीं बनाया तो हमें ऐसे बोर्ड लगाने पड़ेंगे। ईएनटी डिपार्टमेंट का डायरेक्शन ये है, ऑडियोलॉजी एंड समथिंग एक्सवाइजेड डिपार्टमेंट का डायरेक्शन ये है, और एमआरएससी का डायरेक्शन क्या है? एवरीथिंग। सो दिस इज द फ्यूचर, ये होने वाला है। अगर हमने एंटीबायोटिक पॉलिसी नहीं बनाई तो आगे आने वाला समय यही होने वाला है। सो व्हाई यू मिसप्रिस्क्राइब द एंटीबायोटिक? मिसप्रिस्क्राइबिंग बोलूंगा मैं, बिकॉज ऑफ पेशेंट एक्सपेक्टेशन, है ना। कॉम्पिटिटिव प्रेशर इज देयर कि भाई मैं नहीं लिखूंगा, सामने वाला दूसरा डॉक्टर लिख देगा। लैक ऑफ लोकली रिलेवेंट डाटा टू गाइड प्रॉपर एंटीबायोटिक, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको सबसे पहले अपनी यूनिट की एंटीबायोटिक पॉलिसी बनाने के पहले आपको अपना लोकल रिलेवेंट डाटा पे नजर रखना पड़ेगा। कैसे नजर रखोगे? आपको ये नजर रखना पड़ेगा, आपको पेशेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक क्लीन पेशेंट,
क्लीन पेशेंट मतलब क्या? उस वो कोई हेल्थ केयर वर्कर के कांटेक्ट में नहीं आया है, उसे कोई डिवाइस नहीं लगी है, उसे कोई भी एक्सपोजर नहीं हुआ है हॉस्पिटल का, वो घर से कोई प्लांट सर्जरी कराने आया है, दैट इज टाइप ए पेशेंट। ठीक है, पहला पेशेंट कैसा होगा? टाइप ए पेशेंट, इसको हम बोलेंगे क्लीन पेशेंट। दूसरा पेशेंट है टाइप बी पेशेंट या टाइप 2 पेशेंट। इसमें कौन से पेशेंट बैठेंगे? इसमें हमें ऐसे पेशेंट को रखना चाहिए जिसने पिछले 90 दिन के अंदर कोई एंटीबायोटिक किसी भी कारण से लिया है, पहली चीज, या कोई मेडिकल डिवाइस जैसे कि कैथेटर, सेंट्रल लाइन या कुछ भी डिवाइस उसमें, प्लीज ध्यान दीजिए, बैक बेंचर के पीछे ध्यान दीजिए। ये हो गए दूसरे तरह के पेशेंट। और तीसरा तरह का पेशेंट जो ऑलरेडी आईसीयू के अंदर एडमिट है ना। पहला पेशेंट क्या हुआ? क्लीन पेशेंट। क्लीन क्यों कहा कह रहा हूं मैं? वो घर से आया है तो उसकी जो स्किन के ऊपर, उसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो कौन से होंगे? वो नॉन हॉस्पिटल ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर जब कभी हम कोई एम्पेरिकल एंटीबायोटिक सिलेक्ट करते हैं तो हम लोअर एंटीबायोटिक सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपोजर नहीं हुआ है किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के साथ। दूसरा है जो 90 दिन वाली हमने लाइन डाली कि 90 डेज के अंदर कोई एंटीबायोटिक लिया है या कोई डिवाइस लगी है या कोई भी ऐसा इवेंट हुआ उसके साथ हेल्थ केयर वर्कर के कांटेक्ट में आया, इसको हम मिडवे पेशेंट कह देंगे कि हाँ हो सकता है इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म काम कर रही हो। और टाइप 3 मतलब जो आईसीयू में लेकर मतलब जिसके ऊपर क्या भाई नोजोकोमियल डेफिनेशन क्या टेम्परेचर है? 48 आवर्स के बाद अगर कोई भी साइन सिम्टम अपियर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ये क्या रहता है? कॉटी है, कैथेटर एसोसिएटेड है, क्लेप्सी है, सेंट्रल लाइन है ना। तो ऐसा पेशेंट कहाँ होगा? आईसीयू के अंदर होगा। तो इसका माइक्रोफ्लोरा कैसा होगा? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, हॉस्पिटल के रहने वाले डॉग्स हैं, वो थर्ड टाइप ऑफ पेशेंट होगा। ये डाटा कभी भी कोई एमआर नहीं बताता है, ये डाटा आपको आपसे ही मालूम पड़ेगा। ये कैसे मालूम पड़ेगा? जो आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स को आप इकट्ठा कीजिए और उसको एक्सेल शीट में अंदर डालिए। ये आपके डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में चीज होनी चाहिए, रेस्ट ये करता है और ये निकालता है कि ई कोलाई के लिए कोलेस्ट्रॉल हमारे यहाँ कितना परसेंट सेंसिटिव है। उन्होंने कहा 95%। तो कोलेस्ट्रॉल की सेंसिटिविटी फॉर ई कोलाई यूरिन आइसोलेट इज 95%। दैट इज फॉर योर सेटअप। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आया, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अंदर हमारा कितना एम्पिस्ट्रिन का परसेंटेज सेंसिटिविटी कितनी है? 60% सेंसिटिविटी है। यहाँ ओवरऑल बोलने के हमारे यहाँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर आ रहा है, लेकिन सबसे पहले तो एम्पिरिकल एंटीबायोटिक शुरू करने में क्या सोचते हो? ये ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है या ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है? यही सोचते हो ना। ग्राम पॉजिटिव है तो क्या शुरू करना शुरू चाहोगे? जब मैं जस्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूं, देखो हो सकता है आप इस पॉइंट को ले रहे हो, एक पेशेंट है, आप आईसीयू के अंदर है, वो 10 दिन से आईसीयू में लेटा हुआ है और आपको ये दिमाग में आ रहा है कि ये पेशेंट जो है इसको ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया हो सकता है, इसको मेडिसिन का बैठा हो, उसको रिसेंटली ऑनसेट एंडोकार्डाइटिस हुई है, तो आप उसमें कौन सा एंटीबायोटिक शुरू करना चाहोगे? प्लीज पार्टिसिपेट। कोई तो एंटीबायोटिक के नाम बोलो। भैया हमारे सामने एक पेशेंट लेटा हुआ है ना, उसको हम सोच रहे हैं कि इसको ग्राम पॉजिटिव का इन्फेक्शन है, स्टैफ का इन्फेक्शन है, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? क्या तुम्हें वैंकोमाइसिन शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एम्पिरिकली चेक कर रहे हो और अब तो मुझे एक्सप्लेन कर दो कि मैं कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं। वैंकोमाइसिन शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तुमको बताएगा लोकली रिलेवेंट डाटा कि आप यहाँ टोटल स्टेप में से कितने परसेंट स्टेप मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस निकलना है। अगर 25% से ज्यादा निकलना है तो अगर वो एमआरसी होगा वो पेशेंट को निपटा देगा, है ना। तो कल्चर की रिपोर्ट 3 दिन बाद आने वाली है, 4 दिन बाद आने वाली है, 5 दिन आने वाली है, अभी तो तुमको चालू करना है ना वो चीज, एंड यू शुड हैव जस्टिफिकेशन। आप बिल्कुल यहाँ पर लिनोजोमेड चालू करो, अगर रीनल फेलियर भी है मान लीजिए पेशेंट को, तो आप लिनोजोमेड चालू करो, इसके अंदर वैंकोमाइसिन चालू करो। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इस पेशेंट के अंदर क्लेप्सियम निमोनिया है, तब आपको क्या शुरू करना चाहिए? आप ऐसा सोचते हो कि इसको सूडोमोनास है, तो फिर हम सूडोमोनास की स्पेसिफिक, तो ये सब सोच कहाँ होगी? ये सारी सोच आ रही है टाइप 3 पेशेंट के अंदर, जहां आपको आयर एंटीबायोटिक शुरू करना है। ठीक है, लेकिन चलता फिरता पेशेंट आ रहा है, उसके अगर हम अंदर इबिपेनाम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमको एमआर बता के जा रहा है, और क्या नहीं है हमारे पास वो आदर सत्य देके बता रहा है, हमारा
लोकल रिलेवेंट डाटा हमको नहीं बता रहा है ना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट लैक ऑफ रोल मॉडल्स। ना आपके सीनियर से करते हैं ना उनके सुपर सीनियर्स करते हैं, आपको उसकी तरफ नहीं है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप डॉक्टर से सब कुछ उम्मीद कर लो, यू हैव वेरी लेस टाइम। तो ये पॉलिसी हम इसलिए बना देते हैं कि टाइम बचे हमारा, ठीक है। मोस्ट अपडेट्स कम फ्रॉम मेडिकल प्रोसीजर व्हिच आर मार्केट ड्रिवन। जो बेचना होता है उसी में कभी आपके पास क्लोरेक्सेनिकॉल का मॉलिक्यूल का कोई एफर्ट नहीं आएगा। कौन से मॉलिक्यूल्स के आएंगे? क्लिंडामाइसिन का आएगा। कौन से मॉलिक्यूल का आएंगे? इमिपेनैप का आएगा, कोलिस्टिन का आएगा, फोस्फोमाइसिन का आएगा। ये नाइट्रोफेरेटन का आज से 10 साल पहले कोई एमआर मिलता नहीं था, आज इसके लिए एमआर आते हैं। क्यों? क्योंकि जो मार्केट में बिकता है उसकी वो बात करते हैं, जो महंगा है वो बिकता है ना। कई सारे सस्ते मॉलिक्यूल्स भी हैं जो सेंसिटिव होते हैं लेकिन उसके एमआर नहीं आएंगे। So all clinicians, irrespective of specialty or super specialty, even non-clinical, feel that they can treat fever and respiratory infection. They give some antibiotic. And the biggest problem is कि आप higher से higher antibiotics शुरू कर देते हैं and you never send the culture. So antibiotic stewardship को अगर हमें करना है, we should develop the culture of advising culture. हमें यहाँ पर ये culture शुरू करना पड़ेगा कि अगर हमको एंटीबायोटिक किसी भी पेशेंट को अगर 2 दिन से ज्यादा लिख रहे हैं और नेचुरली हर एंटीबायोटिक अगर आप लिख रहे हो तो आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि इन्फेक्शन कहाँ है। नंबर 1 ब्लड में है, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी टिश्यू में है, किडनी में है, कि जेनिटोरियल ट्रैक्ट में है, कि इंटेस्टाइन में है। वेयर इज द इन्फेक्शन? नंबर 1। नंबर 2, वेदर इट इज अ ग्राम पॉजिटिव और इट इज अ ग्राम नेगेटिव। क्योंकि इससे आपको 2 चीजों का उत्तर मिलेगा कि मुझे कौन सा कल्चर भेजना है, पहली चीज, और दूसरी चीज मुझे कौन सा एंटीबायोटिक शुरू करना है, ठीक है। सो दूसरी चीज ये, और कल्चर की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। और जब तक आपका पास कल्चर की रिपोर्ट नहीं आ रही है तो डिपेंडिंग ऑन द साइंस, सिम्टम्स एंड द स्थिति ऑफ द पेशेंट यू शुड स्टार्ट एम्पिरिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एंड देन as soon as you receive the report either you have to escalate or you have to de-escalate। ये escalation क्या होता है? भैया रिपोर्ट आ गई और क्लिनिकल सिचुएशन पेशेंट की खराब हो रही है तो सेंसिटिविटी के हिसाब से स्टार्टिंग ए हायर एंटीबायोटिक इज एस्केलेशन। और रिपोर्ट आ गई, जैसे मान लीजिए एमआरए से आया, प्लीज ध्यान दीजिए, एमआरए से किसी के अंदर कल्चर में आया वेंकोमाइसिन सेंसिटिव, लिनोजेनिक सेंसिटिव, एम्पिसिलिन सेंसिटिव। आप क्या देंगे? यस मेडिसिन पीपल, यस यू शुड गिव एम्पिसिलिन। बट व्हाट इज हैपनिंग? एमआरए से भाई एमआरए की ड्रग आउट चाइस क्या बढ़ाई गई है, सो आई विल गिव वेंकोमाइसिन। दैट इज रॉन्ग। और रिसर्च पेपर में ऐसी स्टडीज भी हुई है कि एमआरएसए के लिए अगर एम्पिसिलिन सेंसिटिव स्ट्रेन है तो आउटकम इज गुड एंड यू विल स्टार्ट गिविंग व्हाट, यहां रिक्वायर्ड नहीं है वेंकोमाइसिन बट यू आर गिविंग वेंकोमाइसिन, यू शुड नॉट वेट, है ना। थर्ड थिंग, हमेशा ऑर्गेनिज्म को दोषी नहीं मान लेना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रूल आउट 3 C's। जो भी ऑर्गेनिज्म आया है उसके 3 C's रूल आउट करो। कमेंसल तो नहीं है, कंटामिनेंट तो नहीं है, उस जगह पर कॉमन सेल तो नहीं है, कंटामिनेंट तो नहीं है, कोलोनाइजर तो नहीं है। जैसे मान लीजिए जनरल सर्जरी के एक पेशेंट से पीजी से पूछना चाहूंगा, एक फिशर इन एरो का पेशेंट है, ठीक है, आपने उसका फिशर निकाला और उसके बाद आपने उसको मान लीजिए क्लिंडामाइसिन शुरू कर दिया, ठीक है, एम्पेरिकली। और एम्पेरिकली करने के बाद उसकी आपने वो टिश्यू को भेज दिया, वहां से स्वैब भेज दिया, वहां से पल्स भेज दिया हमारे पास, और हमने रिपोर्ट दी ई कोलाई सेंसिटिव टू कोलिस्टिन। प्लीज ध्यान दीजिए, यस जनरल सर्जरी पीजी, जनरल सर्जरी पीजी। बेटा अगर आपका इंटरेस्ट एंटीबायोटिक में नहीं है तो आप क्या लिखोगे, मतलब जस्ट बात तो करो उससे। हाँ या बोलिए, जैसे मान लीजिए एक फिशर इन एनो है किसी पेशेंट को, आपने वहां का पल्स हमारे पास भेजा और जब तक एम्पेरिकली आपने आप अपने हिसाब से ऐसे पेशेंट में आप कौन सा एंटीबायोटिक शुरू करते हो, वहां आप किसकी ज्यादा चिंता करते हो? फिशर इन एनो रीजन में आप ग्राम पॉजिटिव की ज्यादा चिंता करते हो कि ग्राम नेगेटिव की ज्यादा चिंता करते हो कि एनोरोड की चिंता करते हो? ग्राम नेगेटिव। इंटेस्टाइन का मामला है, एनोरोड भी है, वहां पर एनोरोबिक इन्फेक्शन भी हो सकता है ना। तो वी हैव टू गिव ए कवरेज ऑफ नेगेटिव एंड एनोरोड, है ना। तो आप क्या एंटीबायोटिक शुरू करते हो? एम्पेरिकली है,
ऑर्निडाजोल प्लस ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल आप शुरू करते हो। और ओफ्लॉक्सासिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड आपका ऑर्निडाजोल एनरोब को कवरेज दीजिए। अब मेरी रिपोर्ट पहुंची आपके ई कोलाई, सेंसिटिव टू ओनली कोलेस्ट्रॉल, आप क्या करोगे? रिपोर्ट मान लोगे या जो चल रहा था उसी चलने दोगे? पेशेंट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्लिनिकली पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके एंटीबायोटिक को, कंटिन्यू करिए। अब बताओ मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं मानोगे? कंटामिनेशन स्टूल का हो सकता है, दैट इज बेसिकली कोलोनाइजेशन, वहां ई कोलाई मिलेगा। अगर वहां पर से आप पस भेजेंगे और रोज पस से टकराकर स्टूल जाता है, वो ई कोलाई उसके अंदर ई कोलाई को ग्रो करेगा। इज राइट। तो दिस इज बेसिकली द यूज ऑफ प्रॉपर। इस तरीके से आपको अपने दिमाग के अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप करने पड़ेंगे प्रॉपर एंटीबायोटिक सिलेक्शन करने के लिए। सो ये बात से आप लोग सहमत होंगे कि यू थिंक दैट प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज टू बिग, दैट फॉलोइंग एंटीबायोटिक पॉलिसी इन वन हॉस्पिटल विल नॉट बिग डिफरेंस, बट इट विल ब्रिंग बिग डिफरेंस। ये एक और चीज रहती है कि whether organism is elephant or ant can only sensitive antibiotics। ये एक और लोगों का दिमाग में रहता है हमें ऑर्गेनिज्म से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? कौन सा एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, मुझे इससे मतलब है। आप हाथी दो, घोड़ा दो, कुछ भी दो, कैमल दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। दिस इज रॉन्ग। क्यों? आगे बढ़ेंगे क्योंकि कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके लिए एंटीबायोटिक सेंसिटिव आता है इन विट्रो। जो हम कुछ करते हैं वो इन विट्रो होता है, लेकिन अगर उन एंटीबायोटिक को यूज करेंगे दवाई को, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दैट इज द इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। इसलिए ऑर्गेनिज्म भी जानना जरूरी है। ऑर्गेनिज्म जानना क्यों जरूरी है? कि भाई ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आया है, अगर इसके लिए हमने एंटीबायोटिक भले रिपोर्ट में सेंसिटिव लिखा है, हमें यूज नहीं करना है। ये ऑर्गेनिज्म ऐसे रेजिस्टेंस मैकेनिज्म डेवलप करेगा थोड़ी देर में। ऐसा सुडोमोनास तो बहुत, आप सुडोमोनास की रिपोर्ट के अंदर देखेंगे सारे एंटीबायोटिक सेंसिटिव। आप उसमें से कोई भी एक चालू करेंगे, फॉलो अप में आप रिपोर्ट भेजेंगे, 5वें दिन आप पाएंगे सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। दैट इज ये रेजिस्टेंस जो होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म के पास वो जीन है, वो उस एंटीबायोटिक के इंतजार में बैठा है, वो एंटीबायोटिक आप दो मुझे, मैं भी रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म को डेवलप करता हूं। सो ऑर्गेनिज्म का भी जानना जरूरी है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रुथ? लेट अस सी। बैक्टीरिया के लिए 1980 में इस्तेमाल होने वाला एक स्लोगन है LIC का, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो आप जो एंटीबायोटिक ऑर्गेनिज्म को मार रहे हो, वो कुछ जीन्स डेवलप कर रहे हैं, वो जीन्स अपने साथी बैक्टीरिया को लेके जाएंगे, वो जिंदगी के बाद है उनका, और जो तुम उनको साथ जिंदगी में ले लो उनका जिंदगी का साथ है। तो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद, और ये सिर्फ घटना कहां पे हुई है? इंडेक्स में, ओनली इंडेक्स। इससे कोई लेकर नहीं है कि ये रेजिस्टेंस हम उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी दुनिया खुद बना रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियाज आर परमानेंट सिटीजन ऑफ हॉस्पिटल। देखिए, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, या स्टूडेंट हो, कोई भी हो, हम लोग SB1 वीजा लेकर आए, वर्किंग वीजा लेकर आए हैं। हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है, इसलिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। आप पढ़ने आए हो यहाँ पर, जब तक आपको पढ़ना तब तक पढ़ोगे, उसके बाद यहाँ से चले जाओगे। हम भी यहाँ पर जब तक हैं, जब तक हमारी नौकरी है, जब तक हमें यहाँ पर, तो हम चले जाएंगे। हम सब वर्किंग वीजा पे यहाँ पर। एवरीवन इज हियर इन SB1। यूएसए में SB1 वीजा बोलते हैं उसको। हम लोग सब किस वीजा पे? वर्किंग वीजा पे। यहाँ के स्थायी नागरिक कौन है? बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया अगर परमानेंट सिटीजन ऑफ हॉस्पिटल, पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर्स आर लाइक टूरिस्ट। हम लोग टूरिस्ट की तरह हैं, सुबह आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। ओवर यूज, प्लीज ध्यान दीजिए, ओवर यूज ऑफ एनी एंटीबायोटिक विल इंक्रीज इट्स प्रेशर व्हेन बैक्टीरिया। अगर आप किसी एंटीबायोटिक, आपका कल्चर ही बन जाए कि सारा कुछ भी हो, पेशेंट को इमिपेनम देना है, इमिपेनम देना है, इमिपेनम देना है, आप क्या कर रहे हो? इमिपेनम का ओवर यूज कर रहे हो। जहां जरूरत नहीं थी वहां भी तलवार निकाल रहे हो। ओवर यूज ऑफ एनी एंटीबायोटिक विल इंक्रीज इट्स प्रेशर व्हेन बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया विल बिकम रेजिस्टेंट लोकली। इमिपेनम का रेजिस्टेंस हमारे में ज्यादा मिलेगा। जो आपको मैं कह रहा हूं डाटा इकट्ठा करके रखो, वो बताएगा डाटा आपको कि इमिपेनम हमारे यहाँ ज्यादा रेजिस्टेंट है। सो जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक विल प्रिवेंट दिस। तो एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप क्या है? जुडिशियस यूज। ऐसा ही नहीं किसने कह दिया हमने लिख दिया, ना ना, हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। तो कुछ तो आपको क्लिनिकली उत्तर मिलेंगे, कुछ आपको उत्तर लैब से मिलेंगे।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द लैब एंड यू रिगार्डिंग 3 C's को रूल आउट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So what is solution? Think locally and act locally. सोचो आप बड़े दुनिया भर की बातें, लेकिन आपको एक्ट क्या करना है, यहाँ के हिसाब से सोचना है. और यहाँ के हिसाब से कब सोचोगे? जब आपके पास लोकल रिलेवेंट डाटा होगा, और जब लोकल रिलेवेंट डाटा होगा उस हिसाब से आप एंटीबायोटिक यूज करोगे. ये देखिए ये चीज हो रही है, ये बैक्टीरिया है, उसके 2 तरह की पॉपुलेशन है. ये येलो वाले ससेप्टेबल है और लाल वाले रेजिस्टेंट है. और आपने क्या करा? ओवर यूज एंटीबायोटिक किया तो ससेप्टेबल तो खत्म हो जाएगा और रहेंगे कौन? रेजिस्टेंट. मान लीजिए आप कोलिस्टिन कहां आपको लगता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी एंटीबायोटिक, आई विल स्टार्ट कोलिस्टिन. अब कोलिस्टिन हर पेशेंट को क्या चल रहा है? कोलिस्टिन का जीन जो रेजिस्टेंट है वो बढ़ने लग रहे हैं, और जो कोलिस्टिन सेंसिटिव थे वो खत्म हो गए. अस्पताल के माइक्रोफ्लोरा में क्या बचा? कोलिस्टिन रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म. अब ये क्रॉस इन्फेक्शन करेंगे आपके नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट को, और क्या होगा उसमें? इसमें आपका कोई दोष नहीं है ना, आपका क्या दोष है? आपने तो सर्जरी बहुत अच्छी क्लीन सर्जरी करी, लेकिन उसको इन्फेक्शन किसका हो गया? इसके कारण. और हुआ क्यों? क्योंकि आपके एंटीबायोटिक लिखने का कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है. वो क्लीन पेशेंट घर का आया था, उसको भी बाहर एंटीबायोटिक दे रहे हो. जो आईसीयू का पेशेंट है उसको भी कोलिस्टिन दे रहे हो. ये हो रहा है दुनिया के अंदर. थोड़ा भी पेशेंट किसी भी कारण से फिजियोलॉजिकली डिलेज होता है, हम मान लेते हैं ये इन्फेक्शन के कारण है. स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का पेशेंट है. स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम पेशेंट इम्यूनोलॉजिकली अनस्टेबल है, उसमें इन्फेक्शन क्या है? वो तो सुपर इन्फेक्शन है. आप उसमें भी क्या करते हो? नहीं, मुझे सबसे हाई एंटीबायोटिक देना है. हाँ, आपका कोई कल्चर रिपोर्ट है या आपके पास कोई क्राइटेरिया ऐसा है कि ये पेशेंट हेल्थ केयर वर्कर या कॉन्टैक्ट में या आईसीयू में, आप दो है एंटीबायोटिक. लेकिन अच्छा खासा पेशेंट घर में था, उसने कोई ड्रग ली, उसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो गया, आईसीयू में आ गया. क्यों देना उसको? भी देना. अभी आ जाए रिपोर्ट. आप लोगों ने शुरू, आप बीएनपीएलआई से शुरू कर सकते थे, बीटा लैक्टेमेस पर बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर से शुरू कर सकते थे, या सिंपल सेफ्ट्राइजोन से शुरू कर सकते थे. अभी आपको पेशेंट को स्टीवन जॉनसन स्पेसिफिकली मैनेज करना है, ना कि उसका इन्फेक्शन मैनेज करना है. लेकिन आप क्या कर रहे हो? ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक कर रहे हो. सो ये बेसिकली ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक रोकना. ये देखिए मैंने एक इंडेक्स का एक रफ डाटा निकाला है, व्हाट आई हैव फाउंड. एमआरएस से हमारा 58%, मैंने छोटे ड्यूरेशन के अंदर की स्टडी है. बेसिकली मेरा थीसिस का टॉपिक था, उस दौरान मेरा 30% देखा था मैंने, ये 58%. कार्बोमिनम रेजिस्टेंस ई कोलाई का 25%, कार्बोमिनम रेजिस्टेंट आइसोलेट ऑफ क्लैप्सिला निमोनिया 55%. ये नहीं मिला मुझे. सुडोमोनास रेजिस्टेंट टू पेप्टाज, जो हम शुरू करते हैं यूजुअली सुडोमोनास के लिए पेप्टाज, पिप्रासिलिन एंड टेजोबैक्टर कॉम्बिनेशन 28%. सुडोमोनास स्पीशीज रेजिस्टेंट टू इमिपेनिन 53%. Acinetobacter species to mirobilan 67%, and Klebsiella pneumoniae resistant to colistin. Even colistin के लिए हमारे यहाँ रेजिस्टेंस रिपोर्ट हुआ है around 10%. चाइना में पहला कंट्री था जिसमें 2005 में कोलिस्टिन का रेजिस्टेंस आया था. अदरवाइज एक मात्र ऐसा एंटीबायोटिक का जो सेंसिटिव था. हम यहाँ पर 10% पे पहुंच चुके हैं. ये स्थिति है हमारी. ओवर यूज होगा तो ये परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा. कोई नया एंटीबायोटिक पाइपलाइन में नहीं है. जो कुछ काम करना है आपको यहीं से काम करना है. सो जैसा टीचर ने कहा था, व्हाट इज एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप? राइट एंटीबायोटिक, राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट डोज, राइट रूट causing the least harm to the patient. That is important. Least harm to the patient and future patient. इसका उत्तर मिल गया. फ्यूचर पेशेंट क्यों लिखा है? इसका उत्तर आपको समझ आई? इंटरव्यू तो सर जवाब आया कि भाई लीस्ट हार्म टू द पेशेंट तो ठीक है, मैंने फ्यूचर पेशेंट क्यों लिखा है? बताओ. जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. आप चले जाओगे, पेशेंट चला जाएगा, सब वीजा लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ के परमानेंट स्थायी रेजिस्टेंट लोग कौन है? वो बैक्टीरिया है, तो रेजिस्टेंट हो गए. एक बार हो गए हो गए, और आने वाले अगले पेशेंट को अफेक्ट करेंगे. तो हमें फ्यूचर पेशेंट का ध्यान रखना है. तो दिस इज द रिपोर्ट कंबाइंड कंपोनेंट. अब थोड़े से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एब्यूज कहाँ हो रहा है एंटीबायोटिक का. जहाँ मुझे समझ में आ रहा है, कम्युनिटी के अंदर 2 जगह है. हर फीवर पेशेंट के अंदर लेकर उन्होंने एंटीबायोटिक शुरू कर दिया. दिस इज एब्यूज. जरूरी नहीं है वायरल इन्फेक्शंस के अंदर कि आप एंटीबायोटिक शुरू करें, और लोग शुरू कर देते हैं. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अंदर मैं देख रहा हूँ ल्यूकोफ्लॉक्सिसिन का सबसे ज्यादा लोग मिसयूज कर रहे हैं, जबकि वो सेकंड लाइन ऑफ ड्रग है एंटी ट्यूबरकुलर. एक पेशेंट था, उसको चेस्ट एक्सरे में साफ दिख रहा था कि ट्यूबरकुलोसिस है.
जब उसका सिस्टम फॉर एमपी क्या वो नेगेटिव आया, क्योंकि वो लिवोफ्लॉक्सिसिन ले रहा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि लिवोफ्लॉक्सिसिन का आपने मिसयूज किया। लिवोफ्लॉक्सिसिन एक एंटीट्यूबरकुलर ड्रग है, तो यूजुअली हमें लिवोफ्लॉक्सिसिन शुड नॉट यूज एट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अंदर। भाई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत सारे एटिपिकल इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे कौन से होते हैं बताइए? एटिपिकल इन्फेक्शन कैसे मालूम पड़ेगा? एक्शन देखकर कि टिपिकल इन्फेक्शन है ये एटिपिकल। लोबल निमोनिया है, आप पूछ सकते हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन इंटरस्टिशियल निमोनिया है, उसके अंदर एंटीबायोटिक का रोल है। यस, मेडिसिन पीपल या पीडियाट्रिक पीपल, इंटरस्टिशियल निमोनिया में क्या एंटीबायोटिक का रोल है? तो क्यों है? इंटरस्टिशियल निमोनिया किससे होते हैं? एटिपिकल निमोनिया किससे होते हैं? आजकल एक बहुत आ रहा है, यस, माइकोप्लाज्मा और शिगेला, क्लैमाइडिया और रिकेट्शिया से होता है। रिकेट्शिया से होता है कि नहीं होता है? रिकेट्शियल निमोनिया जो आजकल हो रहा है काफी बहुत ज्यादा, मानसून के अंदर कई पेशेंट्स आते हैं जो हमारे से मिस हो जाते हैं। स्क्रब टाइफस, इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन, है ना? तो आपको निमोनिया का पैटर्न देखकर एंटीबायोटिक शुरू करना चाहिए, बहुत एक्यूट फेब्राइल इलनेस और रेस्पिरेटरी हो जाना। और हॉस्पिटल के अंदर सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस के नाम पर बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक मिसयूज होता है। यूजली रिकमेंडेड ये है कि पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करने के पहले एक डोज दिया जाए, और अगर उसका हाफ लाइफ पीरियड 24 आवर्स से ज्यादा है तो फिर आपको एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता गया उसको 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 दिन तक के ओटी से शिफ्ट होने के बाद भी एंटीबायोटिक चालू रहता है। तो आप क्यों दे रहे हो? अच्छा, अगर मुझे चलो अभी तो लंबा एंटीबायोटिक दे रहा हूं, क्या आपने कल्चर भेजा? कल्चर भी नहीं भेजा। क्यों नहीं? इसकी सर्जरी भेजा तो एंटीबायोटिक देना है। ये कहां लिखा है? किस किताब में लिखा है? ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है। अनटिल अनलेस आपकी सर्जरी क्लीन नहीं हो, अनटिल अनलेस आपको अपने ओटी और उसके आसपास के एनवायरनमेंट पे विश्वास नहीं हो, तो भी आप ऐसा करोगे। अदरवाइज आपने स्टेराइल प्रिकॉशंस लिए हैं तो एंटीबायोटिक की क्या जरूरत है? केवल इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड के समय आपको एंटीबायोटिक देना है। तो सबसे ज्यादा अगर आज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हुए हैं उसका सबसे बड़ा कारण है सर्जिकल स्ट्रोक। ये प्रूवन है। ये रोकना होगा अगर आपको एंटीबायोटिक का मिसयूज रोकना है, और इसमें हर एक आदमी की अपनी पॉलिसी है। एक ही कंसल्टेंट एक ही यूनिट के अंदर जो 2 अलग-अलग कंसल्टेंट सेम सर्जरी के लिए अलग-अलग एंटीबायोटिक देते हैं। तो WHO ने गाइडलाइन दी है कि हमें किस सर्जरी के लिए कौन सा एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए। एट द लास्ट आई विल टेल यू दैट वही हमें यूज करना चाहिए और उसके ड्यूरेशन के यूज करना चाहिए। बट पीपल आर नॉट डूइंग, दे आर यूजिंग इमिपेनिन, दे आर यूजिंग Coleus, BLI, they are using the higher antibiotic for a longer period of time without any cause, any indication and without sending the culture. At least 3 दिन से ज्यादा अगर आप किसी को कोई भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो आपके पास एक कल्चर की रिपोर्ट होना चाहिए जो ये सिद्ध करे कि नहीं उसको जरूरत है। Now next is that writing the highest antibiotic even if patient will take that. Now, vancomycin is given 1 gram 12 hours in seriously ill patient with MSS का isolated. इसमें एक बात हुई, MSS से है तो vancomycin देने की जरूरत नहीं है। एम्पिरिकली आपको लग रहा है हमारे से हो सकता है, आपने शुरू किया vancomycin, ठीक है, लेकिन जब आपके पास रिपोर्ट आ गई है कि MSS से है तो आपको देने की जरूरत नहीं है vancomycin। बट पीपल क्या करते हैं? दे कंटिन्यू vancomycin। क्या कर रहे हो आप? एंटीबायोटिक प्रेशर बढ़ा रहे हो। vancomycin is given at a dose of 1 gram 12 hours in seriously ill patient with MSS isolate and creatinine clearance is high. Vancomycin is contraindicated in renal dysfunctions. नहीं देना चाहिए, but continue it. अब ये बताओ, ये यहाँ क्या गलती है? म्यूरोपिनाम और मेट्रो सर्जरी वाले अगर बताएं, एक पेशेंट को म्यूरोपिनाम भी चल रहा है और मेट्रो भी चल रहा है, क्या बोल सकते हो? क्या ऐसा होना चाहिए? Is it right? क्या आप म्यूरोपिनाम भी चला रहे हो और मेट्रो भी चला रहे हो? बेटा तो बेसिक है, सेकंड क्रॉस का है, बताओ आंसर। म्यूरोपिनाम क्या है? इमिपेनिन। ये क्या कवरेज स्पेक्ट्रम क्या है इसका? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है, तो मेट्रो की क्या जरूरत? बट आप देखना बहुत से प्रिस्क्रिप्शन के अंदर म्यूरोपिनाम और मेट्रो दोनों चल रहा है। फिर
एक और चीज, जैसे मान लीजिए एक पेशेंट है, उसको सीरियस मतलब मेनिंजाइटिस से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखाया, एमाइलोग्लाइकोसाइड सेंसिटिव आया है, देना चाहिए, नहीं दिया जाता है। क्यों? एमाइलोग्लाइकोसाइड कभी भी सेंट्रल नर्वस टिश्यू के अंदर उसका पेनिट्रेशन ही नहीं है, वो पीएच ही नहीं है जिस पर वो काम कर सके। तो इन विट्रो सेंसिटिविटी है, लेकिन इन वायरस को देने का कोई मतलब नहीं है। तो एमाइलोग्लाइकोसाइड भले सेंसिटिव वाला आपको देना नहीं है। कोलिस्टिन एंड पॉलीवेक्सिन बी, ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं आजकल बहुत सेंसिटिव आते हैं, आप जो भी कल्चर की रिपोर्ट देखेंगे उसके अंदर कोलिस्टिन सेंसिटिव। मान लो एक पेशेंट है, उसको निमोनिया हुआ है, लोअर निमोनिया हुआ है, और उसके अंदर आपका ई कोलाई ऑर्गेनिज्म आया है, ठीक है, समझना मेरी बात को, मेडिसिन वाले प्लीज ध्यान देना। ई कोलाई क्या आया है? ऑर्गेनिज्म आया है, और सेंसिटिविटी में केवल कोलिस्टिन सेंसिटिव है। क्या दोगे उसके अंदर? कोलिस्टिन दोगे कोलिस्टिन उसके अंदर। ई कोलाई सेंसिटिव आया है, निमोनिया हुआ है, कोलिस्टिन दोगे? देंगे? किस रूट से दोगे? दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट डोज, राइट रूट, इसलिए रखा है एग्जांपल। कोलिस्टिन अगर आप ब्लड से देंगे, ब्लड आईवी देंगे, वो लंग्स में पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, इनहेलेशन। कोलिस्टिन हैज टू बी गिवन बाय इनहेलेशन मोड। और अगर टिश्यू में होता है तो इसी का एक सिस्टर है, दैट इज पॉलीवेक्सिन बी, वो आपको टिश्यू के लिए देना है तो आप आईवी दीजिए, पॉलीवेक्सिन बी। दोनों एक जैसे हैं, एक अलग लेक्चर कभी अपन रख सकते हैं, कोलिस्टिन बी कहां लेना है, पॉलीवेक्सिन बी कहां है। नेक्स्ट इज यूरिन ट्रैक्ट इंफेक्शन के लिए पॉलीवेक्सिन बी, लिनोजोलिड, मॉक्सिफ्लोक्सासिन ये नहीं लेना चाहिए, भले सेंसिटिव आ रहा है, ओवर रेगुलेटेड कंसंट्रेशन। डेप्टोमाइसिन सेंसिटिव आया है, निमोनिया के पेशेंट के अंदर डेप्टोमाइसिन दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि जो सर्फेक्टेंट है वो डेप्टोमाइसिन के मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, है ना, इसलिए भी दिया जाता है। तो सिमिलरली एमाइलोग्लाइकोसाइड है, नो पल्मोनरी इन्फेक्शन, तो केवल कल्चर की रिपोर्ट जो आ गई और वो हमने ले लिया, नहीं चलता, उसके बाद भी बहुत बुद्धि हमें दौड़ानी पड़ती है, ठीक है। Then ciprofloxacin should not be used for respiratory infection. एमाइलोग्लाइकोसाइड्स की एक खासियत है, अगर मान लीजिए कोई कलेक्शन ऑफ पस है, एब्सेस है, एब्सेस का आइसोलेट कुछ भी आया है, उसका सेंसिटिव, हमें ई कोलाई आया है और एमाइलोग्लाइकोसाइड सेंसिटिव आया है, तो उसमें हमें एमाइलोग्लाइकोसाइड नहीं देना चाहिए। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस सी, अब लास्ट पार्ट जो आपको सीख के जाना है, वर्कशॉप पार्ट, ये देखिए, ये राइजिंग ट्रेंड है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। सबसे पहले बीटा लैक्टेमेज जो क्या कर रहा है, बीटा लैक्टम की रिंग को ब्रेक करने की जिसके अंदर कैपेसिटी है। फिर आए सिफेरोस्पुरिन, इनके अगेंस्ट कौन सी एंजाइम है? सिफेरोस्पुरिनेज। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन पहले ग्राम पॉजिटिव किया था, सेकंड में दोनों आए, थोड़ा ग्राम नेगेटिव, और थर्ड में इसका पहला भारी हो गया ग्राम नेगेटिव का, और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन किसके लिए है? एमआरएसए और एमआरएसए और एंटीसोडोमिनल ड्रग्स। फिर ईएसबीएल, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा लैक्टेमेज। यानी कि एक के बाद एक सीढ़ी बढ़ रही है, इसको इस तरह से समझिए। फिर एमसी, एपीसी, ऑक्साज, मेटालोबीटा लैक्टेमेज, और सबसे आखिरी जो अभी तक सेंसिटिव था, कोलिस्टिन। तो इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि पेनिसिलिन मतलब क्या हुआ, उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल रेजिस्टेंट आएंगे? ऑक्सासिलिन, पेनिसिलिन, ये सब रेजिस्टेंट आएंगे। सिफेरोस्पुरिन में क्या आएगा? उसके टाइप्स हैं, उसका पहला टाइप है दैट इज बीटा लैक्टेमेज या एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज, है ना। तो ईएसबीएल ये बड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप रिपोर्ट से पता लगा पाओगे कि आपको क्या एंटीबायोटिक देना है क्या नहीं। मेरा मेन उद्देश्य ये था, जो अब टेक्निकल चीज पे आया हूं मैं, कल तो मैंने आपको जस्ट सेंसिटाइज किया, लेकिन टेक्निकल टेक होम मैसेज कि आप रिपोर्ट देखकर ये समझ जाए कि मुझे कौन सा एंटीबायोटिक देना है। तो इसलिए ये चीज याद करनी पड़ेगी। ईएसबीएल क्या होते हैं? ईएसबीएल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रेजिस्टेंट टू ऑल पेनिसिलिन हो, सारे पेनिसिलिन को रेजिस्टेंट हो,
फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन को रेजिस्टेंट हो और मोनोबैक्टेरियम को भी रेजिस्टेंट हो। प्लीज एक बार बोलिए, रेजिस्टेंट टू ऑल पेनिसिलिन, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंड ऑल मोनोबैक्टेरियम। ये अगर रेजिस्टेंट है कोई किसी रिपोर्ट के अंदर, उसको क्या बोलोगे आप? ESBL, extended spectrum beta lactamase. They are sensitive to carbapenems and cefamycin. इसका सॉल्यूशन क्या है? कार्बापेनम एंड cefamycin. How can the resistance can be overcome? Yes, the resistance can be overcome by combining a beta lactam along with beta lactamase inhibitor. तो जो सारे पेनिसिलिन फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन और मोनोबैक्टेरियम्स को रेजिस्टेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसके अंदर सिफोटेक्सिन देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? उसके अंदर आप सिफोटेक्सिन देने का, भले आपकी रिपोर्ट में क्या आ रहा है? सेंसिटिव, वो ESBL एंजाइम प्रोड्यूसर है, ठीक है? ठीक है, पहली चीज हो गई। अब ये MC क्या होता है? ESBL के लिए पहले MC, ये ESBL के सारे गुण होंगे रहेंगे इसके अंदर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन प्लस पेनिसिलिन प्लस मोनोबैक्टेरियम प्लस दे आर इन एडिशन टू एंटीबायोटिक विद ESBL प्रोड्यूसर, दे आर रेजिस्टेंट टू सीफामाइसिन। अभी सीफामाइसिन भी गया, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? MC। कौन सा टाइप हो गया? MC। ESBL में आपने कौन सा एंटीबायोटिक दिया था? Just tell me, वहां कौन सा ड्रग थी चॉइस? सिफामाइसिन है। अब they are sensitive to only carbapenem, ये रियल इंडिकेशन है, यहाँ पर आप कार्बापेनम दे सकते हो। सिफामाइन फिफ्थ जनरेशन के नॉजोमेर, पर यहाँ पर BL-BLI का कोई रूल नहीं है। अरे आपका MR बता के जाए कि सिफाकोलोजोन प्लस सेलेक्टर दे, MFC प्लस प्रॉक्सोजोन दे, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट MC कई बार इंड्यूस भी होता है, आप छोड़ दीजिए। फिर थर्ड है कार्बापेनेस। पहला पढ़ा हमने ESBL, उसके ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी? सिफामाइसिन प्लस कार्बापेनम, दूसरी प्लस BL-BLI दे सकते थे। MC के अंदर BL-BLI चली गई, केवल क्या बची? कार्बापेनम बची। और कार्बापेनेस के अंदर क्या है? सब गया, हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पर आपको शायद कोलिस्टीन काम करते हैं, तो आप जुडिशियस यूज करने के लिए आपको उनकी रिपोर्ट देखकर समझ में आना चाहिए कि कौन सा रेजिस्टेंस है। नाउ टेल मी, अगर मेरी बात आपको समझ में आई है तो इस आंसर दिया, आइडेंटिफाई द पॉसिबल टाइप ऑफ बीटा लैक्टेमेस। ये एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी आई है, आपको ये बताना है कि इसमें किस तरह का बीटा लैक्टेमेस है। यस, choice number is no beta lactamase, choice number 2 narrow spectrum penicillin, third is ESBL, fourth is MC, fifth is carbapenems and CR is carbapenems resistant organism। कौन सा इसके अंदर बताओ? अरे आंसर दो। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है ना। कहाँ कोई सेंसिटिव, सारे सेंसिटिव है ना, तो कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी दो, लेकिन क्या दोगे? हमेशा लोअर क्लास देना चाहिए। जो चीज पेनिसिलिन से ठीक हो सकती है क्यों दे दो? सिंपल ओरल पेनिसिलिन दे दो कोई, ठीक है? नेक्स्ट आप बताओ, आप क्या है? यस, ये देखिए केवल एम्पिसिलिन को रेजिस्टेंट है, सिफॉक्सिडिन को सेंसिटिव है, उसके आगे अदरवाइज सेफ्ट्राइजोलिन को सेंसिटिव है, सिफामाइन को सेंसिटिव है, ठीक है? BL-BLI को सेंसिटिव है, इमिपेरैम को सेंसिटिव है, कोलिस्टीन को भी सेंसिटिव है। ये क्या होगा? ये चॉइस सही है? बोलो हाँ या नहीं? नहीं। नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। नेक्स्ट अब बताओ, तुमको मैंने बताया ESBL में क्या बताया तुमको? रेजिस्टेंट किस किस के लिए है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन प्लस मोनोबैक्टेरियम। ड्रग ऑफ चॉइस इज BL-BLI, सिफामाइसिन, ये ना इसका मार्कर है। जब जब तुम अपनी रिपोर्ट के अंदर सेफ्ट्राइजोलिन
मेरी बात को नोट कर लो, जब जब तुम ऐसी रिपोर्ट देखो जिसमें सेल्फ ट्रायल नॉन रेजिस्टेंट आए, वो ESBL होता है। क्या होता है? ESBL होता है। उसके अंदर तुमको कभी भी भूल के पेनिसिलिन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन नहीं लिखना चाहिए, भले ही रिपोर्ट के अंदर सेंसिटिव है। इंपॉर्टेंट इज दैट सेल्फ ट्रायल में द कार्डिनल मार्कर ऑफ ESBL प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। बात समझ में आई? नेक्स्ट अब बताओ, इसकी एक छोटी बहन पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी? MC। इसमें क्या था? ESBL के तो गुण थे ही थे, और भी गुण दिए। इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या था? कार्बापिनम। अब तुमको MC बहन को पहचानना है तो उसका मार्कर है सेफॉक्सिटिन। कौन सा मार्कर है? अगर जब जैसे तुमने सेफ्ट्राइजोन को देखा था, क्या मान लिया था और क्या यूज करने की तुमने जरूरत थी, बेसब्री थी, और क्या यूज कर रहे थे वहां पर जस्टिफाइड है, वहां पर कार्बापिनम यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर तुम देख रहे हो सेफॉक्सिटिन रेजिस्टेंट है, तो यहां पर कभी भी BNBLI यूज नहीं करना, क्योंकि वो हो सकता है इन विट्रो सेंसिटिव आ रहा हो। लेकिन सेफॉक्सिटिन एक ऐसा मार्कर है, अगर वो रेजिस्टेंट आता है तो उसका मतलब है कि दिस इज ए MC टाइप ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अब बताओ, आंसर दो। हमने सब देखा, पहले पेनिसिलिन कोई बिना रेजिस्टेंस देखा, फिर पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस देखा, फिर ESBL देखा। ESBL का मार्कर क्या था? सेफ्ट्राइजोन। MC का मार्कर क्या था? सेफॉक्सिटिन। और सेफॉक्सिटिन के लिए केवल एक ही ड्रग थी, मतलब MC के लिए केवल एक ही ड्रग थी, वो कौन सी थी? इमिपेनेम। वो सही जगह थी इमिपेनेम लिखने के लिए। लोग क्या करते हैं, जहां पर BNBLI लिख सकते हैं वहां पर भी क्या लिखते हैं? कार्बापिनम लिखते हैं, और उससे क्या होता है? उसका प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है, आपके यहाँ के लोकल बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ये कौन सा रेजिस्टेंस है भाई? सभी है। ये है कार्बापिनम रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। इसके लिए बचा के रखो केवल कोलेस्टीन। अब हो क्या रहा है, एक कोई भी पेशेंट आया, आप सोचोगे भी नहीं और शुरू कर देते हो कि कोलेस्टीन शुरू कर दो, पॉलीमिक्सिन शुरू कर दो, निमोनिया सोच रहे हो और दे रहे हो उसको IV। गलत है। हर एक चीज के बारे में डेप्थ तक पढ़ो। अच्छा, अब एक और चीज है, लास्ट पार्ट, वो है MIC। ये भी कई रिपोर्ट्स आप देखते होंगे, हम लोग भी देते हैं रिपोर्ट। हम लोग कौन सी रिपोर्ट देते हैं? सेंसिटिव है कि रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोग आपको किससे मेथड दे रहे हैं? किर्बी व्योर मेथड से। हमारे पास वाइटेक मशीन नहीं है, लेकिन आप बाहर जाओगे या कई बार बाहर से रिपोर्ट भी लाते होगे, तो उसके अंदर आपको एक कंसेप्ट मिलता है क्या का? MIC, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। व्हाट इज मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन? तो बेटा मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होता है जिस पर कोई भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड करना रुक जाता है। They stop dividing at that particular concentration, but they are not killed. उस concentration पर वो खत्म नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? MIC पे डिवाइड करना होता है। एक और concentration होता है, that is MBC। MBC मतलब क्या होता है? Maximum bactericidal, minimum bactericidal concentration। वो concentration क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ। वो पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन जिस पर ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। ठीक है? इन दोनों का एक रेशियो होता है, उस रेशियो को क्या बोलते हैं? थेरापेटिक इंडेक्स। आप लोग की क्या आदत रहती है कि आप देखते हो एंटीबायोटिक और किसका MIC सबसे कम है? क्या देखते हो? एंटीबायोटिक देखते हो और क्या देखते हो? किसका MIC सबसे कम है? गलत है। आपको उससे पूछना चाहिए कि सर इसका ब्रेक पॉइंट बताइए। ब्रेक पॉइंट मतलब क्या होता है? MBC, और MBC को MIC से डिवाइड करना चाहिए। एक फिगर आएगी, कुछ भी वर्ड आएगा, डिजिट आएगी, वो डिजिट होती है थेरापेटिक इंडेक्स। वैसे मिसनोमर है, इंडेक्स नहीं है, ये बेसिकली थेरापेटिक कंसंट्रेशन है ना। जितना ज्यादा थेरापेटिक कंसंट्रेशन आएगा जिस भी ड्रग का, वो ड्रग यूज करना चाहिए। तो फर्स्ट रूल इज दैट MIC कम देखकर वो एंटीबायोटिक नहीं सिलेक्ट करना है। हमें किसे सिलेक्ट करना है? MBC/MIC का रेशियो देखना है। जिसका ज्यादा रेशियो है हमें वो सिलेक्ट करना है। और नंबर थर्ड, सबसे
लोअर मोस्ट एंटीबायोटिक को हमें चूज करना चाहिए, हायर एंटीबायोटिक को चूज नहीं करना चाहिए। जैसे आपके सामने मान लीजिए सिफॉक्सिटिन सेंसिटिव है, वो मतलब वो क्या है कि एमसी नहीं है, सेफ्ट्राइजोन को रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो अभी आपके सामने दो ड्रग्स हैं, टीएलबेटाडीन है और मतलब कार्बापिनम है, दोनों में आप दोनों में यूज कर सकते हो। अगर दोनों में आपको यूज करना चाहिए तो क्या यूज करना चाहिए, टीएलबेटाडीन यूज करना चाहिए। पर अपन ये देखते हैं एक करके, आप बताओ इसमें कौन सा यूज करना चाहिए। ये देखिए बायोटेक की रिपोर्ट है, ये एंटीबायोटिक लिखे हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक। रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक मतलब जिसके आपके जस्टिफाइड हमारे अस्पताल में डिजाइन कर रखा है, ये एंटीबायोटिक जब आपके पास एक प्रॉपर रिपोर्ट होगी तभी यूज कर सकते हो। यूज करना है तो उसका कारण बताना पड़ेगा। बताइए कौन सा यूज करना चाहिए इसके अंदर हमको, क्या बताया मैंने आपको। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक के नाम, ये क्या लिखा है इसका, बोलो MIC, और ये क्या लिखा है, ब्रेक पॉइंट्स, और ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि क्या रेजिस्टेंट है और क्या सेंसिटिव है। तो पहली चीज तो देखो रिपोर्ट के अंदर कि क्या सेंसिटिव है, ये सारे सेंसिटिव है, ठीक है। फिर उसके बाद थेरेपेटिक इंडेक्स निकालना है। कैसे निकालोगे, 8 को 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 4, 16 को 16 से डिवाइड किया 1, तो सबसे ज्यादा थेरेपेटिक इंडेक्स किसका है, अब सेकंड लाइन में बोले तो इसका है, कितना है 1। देखने में क्या लग रहा था कि इन दोनों की MIC बराबर है, लेकिन इसने हमें प्रूव किया कि इसका थेरेपेटिक इंडेक्स ज्यादा है। तो इन दोनों में से हम क्या यूज करेंगे, इसका थेरेपेटिक इंडेक्स यूज करेंगे, तो अमीन का सेंसिटिविटी। अब बताइए आप कब कौन सी यूज करोगे आप, देखो रिपोर्ट देख के मालूम पड़ रहा है कि कुछ यूज नहीं करना है ना, क्योंकि सारे के सारे क्या है, ये रेजिस्टेंट है। अब आपके पास 1 2 3 4 सेंसिटिव है, ठीक है। इन 4 सेंसिटिव के अंदर सबसे कम MIC किसकी है, इसकी दिख रही है, इमिपेनिन की दिख रही है ना, इट इज इवन लेस देन 0.25 और रेशियो इसका हाई है 4, लेट अस सी इमिपेनिन यूज करें, ठीक है। लास्ट बता लीजिए, लेट अस ये बताओ इसमें कौन सा यूज करोगे, क्या बोला मैंने, सबसे पहले सिलेक्शन किसका करना है, लोअर एंटीबायोटिक का, मतलब फर्स्ट लाइन का, ठीक है। फर्स्ट लाइन में जिसका थेरेपेटिक इंडेक्स सबसे ज्यादा हो, किसका ज्यादा है, बोलो सर्कल जी। In this way you have to select the antibiotic. So this was all the thing, and I want that you people should develop the habit of sending the culture. You people should able to interpret a proper report. और अगर कभी आपको ESBL MC समझ में आता है तो क्या यूज नहीं करना, क्या यूज करना, ये अपनी हैबिट डेवलप कीजिए। लोकल अपना माइक्रोफ्लोरा का पैटर्न देखिए और उसके हिसाब से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करें। अपना रिक्वेस्ट डी सर टू स्पीक ऑन दिस।